हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस क्लास में सोल्व करने जा रहे हैं हम सेट नंबर 1 से। ये सीरीज स्टार्ट की है हमने बिहार दरोगा के लिए, बिहार एसआई के लिए, मेंस एग्जाम के लिए। दोस्तों जो भी प्रैक्टिस हो सकते हैं क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम 20 सेट से इसमें सोल्व करेंगे सीरीज में। और इसका ये है मतलब कि बीपीएससी दरोगा एसआई का ये है सेट नंबर 1, मॉडर्न प्रैक्टिस सेट 1 जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में रहेंगे सेट नंबर 1 में। इसी तरह से फिर करेंगे सेट 2, फिर सेट 3। ऐसे करते करते टोटल हम 20 सेट सोल्व करेंगे इसके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मर्डर का अर्थ है, मर्डर का अर्थ क्या है? आपको ध्यान रखना है दोस्तों, मर्डर मतलब की हत्या एक ऐसा अपराध है जिसमें एक अवैध तरीके मतलब कार्य शामिल होता है। अवैध कार्य इसमें एक किया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप किसी दूसरे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से कह सकते हैं ये क्या है, एक आपराधिक कृत्य है, मतलब कि कार्य है, काम जिसे कानून द्वारा अस्वीकार किया जाता है। राइट आंसर होगा ये है एक कृत्य, ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। इनमें से उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है दोस्तों, ऑप्शन फर्स्ट, उत् प्लस श्वास। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या है? ये वाला ऑप्शन फर्स्ट है। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। इस संधि के नियम के अनुसार तय या द, तय या द के बाद, तय या ध के बाद क्या आता है? जब स आता है तो तय या द, च में, और या फिर कह सकते हैं स किस में बदल जाता है? स बदल जाता है छ में। तय या द, ये वाला द च में बदलेगा, वैसे इसमें हुआ है द या द, और स बदल जाएगा छ में। तो ये है व्यंजन संधि का उदाहरण। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट। बेटा शब्द का स्त्रीलिंग है। बेटा का दोस्तों स्त्रीलिंग क्या होगा? बेटी होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। बाघ का, बाघ का स्त्रीलिंग है आपको बताना है इसमें। बाघ का दोस्तों स्त्रीलिंग होता है बाघिन। क्या होगा? बाघिन होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। बाघ मतलब कि टाइगर, और इसका जो कह सकते हैं स्त्रीलिंग होगा, ये होगा टाइग्रेस इंग्लिश में। बादशाह शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। बादशाह का होता है दोस्तों बेगम, ऑप्शन थर्ड। विधवा शब्द का पुलिंग, विधवा शब्द का दोस्तों पुलिंग होता है यहाँ पे। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, सॉरी, ऑप्शन सेकंड, विदुर। देवर शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। देवर शब्द का स्त्रीलिंग रूप होता है देवरानी होता है, ऑप्शन सेकंड। क्या होगा? देवरानी। निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, जिनके सार्थक खंड नहीं बनेंगे, और जो किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग होते हैं। जैसे कि इसमें है रूढ़ शब्द वैभव। दोस्तों वैभव को जब हम तोड़ेंगे तो ये बढ़ेगा, इसके खंड करेंगे हम वै प्लस भव, वै प्लस भव, और यहाँ से कोई अर्थ नहीं निकलेगा, कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे कि जल को तोड़ेंगे, जैसे ये बनेगा इसका पंख। जैसे पंकज को तोड़ेंगे पहले, पंख प्लस जय, पंख प्लस जय जिसका अर्थ है कीचड़ में जन्म लेने वाला, मतलब कि ये प्रयुक्त होता है किसके लिए? कमल के लिए। वैसे ही जलज, जल प्लस जय करेंगे इसको, इसका अर्थ है जल में, जल में जन्म लेने वाला, जल में जन्म लेने वाला। ये योग रूढ़ है दोनों, ये भी योग रूढ़ है, ये भी योग रूढ़ है, और ये भी योग रूढ़ है। इसका मतलब इसको तोड़ेंगे मल्य प्लस जय, जैसे मल्य प्लस जय ऐसे तोड़ोगे आप। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है मल्य पर्वत से जो चीज उत्पन्न होती है। ये भी एक योग रूढ़ शब्द है जिसका अर्थ है मतलब कि चंदन। इसका मतलब होता है चंदन। मल्य प्लस जय मतलब कि मल्य पर्वत से जन्म लेने वाला चंदन। तो यहाँ पे इसका जब इसको तोड़ दे कोई मतलब नहीं निकलता, कोई मीनिंग इसका नहीं निकलता। तो इन्हीं शब्दों को बोला जाता है, इन्हीं वर्ड्स को
सॉरी, रूढ़ शब्द इनको बोला जाता है हिंदी में। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। राम गया, इस वाक्य में कौन सा काल है? राम गया, इस वाक्य में दोस्तों क्रिया के सामान्य रूप से बीते हुए समय का बोध हो रहा है हमें, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कार्य बीते हुए समय सामान्य में पूरा हुआ है। तो इस तरह यहाँ पे होगा सामान्य भूतकाल, जहाँ पे काम कार्य बीते हुए समय में सामान्य रूप से पूरा हो गया हो, तो वहां पे होता है कौन सा? सामान्य भूतकाल। ऑप्शन फर्स्ट। राम बहुत बहादुर है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है? आपको ध्यान रखना है दोस्तों, विशेष्य वह संज्ञा या सर्वनाम शब्द होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है, और इस वाक्य में बहादुर शब्द राम की विशेषता बताता है। बहादुर शब्द किसी विशेषता बताता है, क्वालिटी राम की, तो इसलिए राम काम करेगा यहाँ पे किसका? विशेष्य का। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो, तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है? आपको ध्यान रखना है, जब किसी वाक्य में क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होते हैं, तब वाक्य में दोस्तों होता है कृतवाच्य होता है। कृतवाच्य होता है, और इस प्रकार के वाक्य में कर्ता की प्रमुखता होती है और क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, कृतवाच्य। इनमें से कौन सा शब्द मूल का अनेकार्थी शब्द है? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मूल शब्द का एक अर्थ है जड़ होता है। मूल शब्द का एक अर्थ जड़ जड़ होता है। क्या होता है? जड़ होता है। जैसे किसी पेड़ की जड़ होती है, और मूल क्या होता है दोस्तों? जैसे किसी समस्या का मूल कारण हो सकता है, तो यहाँ पे ये प्रयुक्त होता है मूल अनेक अर्थों में। तो मूल का अनेकार्थी शब्द होगा जड़। जबकि दूसरे विकल्प हैं जैसे कि भूमि, पत्थर, जड़, जोड़, ये अनेकार्थी शब्द शब्द में नहीं आएंगे। अनेकार्थी शब्द में आएगा यहाँ पे मूल का होगा जड़। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द है इसमें आशीर्वाद। ये गलत है, आशीर्वाद। आशीर्वाद यहाँ पे लगा हुआ है दोस्तों, ये रहा है, गलत है, ये भी गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, आशीर्वाद सही है। गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ है। गर्दन पर सवार होना दोस्तों मुहावरे का अर्थ होता है पीछा न छोड़ना। क्या करना? पीछा न छोड़ना, मतलब पीछे पड़े रहना। ऑप्शन सेकंड। और ये जो दोस्तों ये मुहावरा है, किसी व्यक्ति या जब किसी कंडीशन में कोई लगातार पीछे लगे रहता है, तंग करते रहता है, या बार बार किसी बात पर अड़े रहने के भाव में इसका यूज किया जाता है मुहावरे का। पीछा न छोड़ना, गर्दन पर सवार होना। इनमें से किस वाक्य में अर्ध विराम का प्रयोग हुआ है? आपको ध्यान रखना है, दो स्वतंत्र उपवाक्यों को जोड़ने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है, जहां दूसरा उपवाक्य पहले उपवाक्य का परिणाम या स्पष्टीकरण होता है, इस टाइप से। तो इसमें अब देखिए, इसमें देखोगे आप, पहला, जब राम आया श्याम सो रहा था, तो ये क्या है दोस्तों? यहाँ पे कह सकते हैं इसका अल्प विराम का यूज हुआ है। ये ऑप्शन बाहर हो गया, आपको अर्ध विराम का बताना है। अब दूसरे में इसे बोलते हैं विषम्य बोधक बोधिक चिन्ह। विषम्य बोधक चिन्ह इसको बोलते हैं, ये भी ऑप्शन बार हो गया। ये विषम्य बोधक चिन्ह है। और उसके अलावा यहाँ पे है ऑप्शन थर्ड में है अल्प विराम, सॉरी अर्ध विराम, इसमें प्रयोग हुआ है अर्ध विराम का, और इसमें दोस्तों ये क्या है? पूर्ण विराम है। ये भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। उनमें से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? अब देखो दोस्तों, वासव, जीमूत वाहन, शक्कर, ये सारे क्या है? पर्यायवाची शब्द हैं इंद्र के। लेकिन जो पुलो मजा है, पुलो मजा, ये होता है, ध्यान रखेंगे, इंद्राणी का होता है पर्यायवाची, इंद्र की पत्नी का, ना कि इंद्र का। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। इंद्र के और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि देवराज, सुरेश,
वीरेंद्र, पुरंदर, सूरपति, मगवा, महेंद्र, ठीक है, अमरपति, वज्रधर, बहुत सारे होते हैं इंद्र के, तो इनमें से जो पुलमोजा है ये इंद्र का नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा फूल जो पूरा खिला न हो, इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? जो फूल पूरा खिला ना हो उसके लिए बोलते हैं, उसे बोलते हैं मुकुल। ध्यान रखना आपको, जो फूल जो पूरा खिला ना हो उसके लिए दोस्तों शब्द होता है मुकुल, मतलब कि जो पूरा खिला ना हो। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ध्यान रखेंगे आप। बाकी पुष्प आपको पता है संस्कृत में फूल का पर्यायवाची है कमल, फूल का नाम है ये भी, अर्धखिला। लेकिन अर्धखिला भी क्या हुआ है, क्या इसका कहते हैं पर्यायवाची है मुकुल का, लेकिन इसके लिए जो पूरा खिला ना हो उसे बोलते हैं मुकुल, उपयुक्त शब्द है मुकुल उसके लिए। कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ है। कान का दोस्तों कच्चा होना मुहावरा होता है ये तब यूज किया जाता है सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना करता है जो पर्सन बार बार, ठीक है, आगे से आगे बातों को फॉरवर्ड कर देता है, बता देता है, तो उसे बोलते हैं कान का कच्चा होना। तो यहाँ पे कान का कच्चा होना मतलब कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। ऑप्शन सेकंड। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है। घुटने टेकना दोस्तों मतलब कि हार मान लेना। ऑप्शन थर्ड। खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ है। खिचड़ी पकाना मुहावरे का दोस्तों अर्थ होता है छिप कर कोई योजना बनाना या किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। अंगूठी का नग होना का अर्थ है। अंगूठी का दोस्तों नग होना मतलब कि बहुत सुंदर और सजीला होना। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। रिक्त स्थानों हेतु उचित मुहावरों का चयन कीजिए। दुखी सुदामा को द्वारिका में आया देख श्री कृष्ण ने उन्हें डैश। अब दोस्तों यहाँ पे जब श्री कृष्ण ने क्या किया होगा इस कंडीशन में, तो कह सकते हैं बहुत ज्यादा आदर सत्कार किया होगा, जो कृष्ण के सुदामा के प्रति व्यवहार को सही ढंग से यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ पे कहेंगे उसका मतलब होता है, मुहावरे में बोलते हैं सिर आंखों पर बैठाया। सिर आंखों पर बैठाया मतलब कि बहुत ज्यादा आदर सत्कार करना। पुलिस के, आपको वैसे ही बताना है, मुहावरा बताना है यहाँ भी कौन सा आएगा। पुलिस के द्वारा की गई नाकेबंदी की वजह से डाकुओं की डैश। नानी मर गई, ऐसी तैसी हो रही है, जान के लाले पड़ गए हैं, तरकीब काम नहीं कर रही है। अब यहाँ से कैसे बोध होता है दोस्तों, यहाँ से क्या बोध होता है, पुलिस की नाकाबंदी के कारण डकैतों की, यहाँ से बोध होता है इस कंडीशन का, ये संकेत मिलता है कि डकैत बहुत ही कठिन या जीवन संकट वाली स्थिति में है। तो यहाँ पे इसे बोलते हैं मुहावरे में जान के लाले पड़ जाना, या जान के लाले पड़ गए हैं। ऑप्शन थर्ड। रिक्त स्थानों हेतु उचित मुहावरों का चयन कीजिए। इस वर्ष मेरा बैल भी मर गया और चोरी भी हो गई, इसी को कहते हैं, तो इसके लिए क्या फिट बैठेगा। दाल में कुछ काला है, बंगाली में आटा गीला, काला अक्षर भैंस बराबर, एक पंथ दो काज। अब देखिए, इस वर्ष मेरा बैल भी मर गया है और चोरी भी हो गई है दोस्तों। जब एक के बाद दूसरी बुरी घटना होती है तो वहां पे दोस्तों एक के बाद मतलब कुछ बार बार बुरा होता है, तो उसके लिए बोलते हैं ये मुहावरा होता है कंगाली में आटा गीला। कंगाली में आटा गीला, ऑप्शन सेकंड। मतलब पहले से कोई बुरी कंडीशन है, फिर और भी कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाता है कि और भी हालत खराब हो जाए, तो इस तरह से एक के बाद एक जब कोई आती है परिस्थिति बुरी, तो वहां पे यूज किया जाता है कंगाली में आटा गीला। कान फूंकना का अर्थ है। यहाँ पे कान फूंकना का जो अर्थ है, किसी को गलत बात सिखाना, बहकाना, या कह सकते हैं फिट बैठे का दिक्सा देना, विकसित करना। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। चौकन्ना करना मतलब कि सावधान करना, चुगली करना। कान भरना कह सकते हैं, कान भरना, ये भी ध्यान रखें, कान फूंकना और कान भरना, कान भरने का मतलब क्या होगा, चुगली करना। जादू टोना करना दोस्तों, इसका मतलब क्या होगा, जादू टोना करना।
ये अलग है, इसका कोई अर्थ नहीं है। ठन ठन गोपाल का अर्थ है, ठन ठन गोपाल का दोस्तों अर्थ होता है, हम यूज भी करते हैं कई बारी, ठन ठन गोपाल मतलब कि कंगाल, गरीब, जिसके पास कुछ ना हो। ऑप्शन फर्स्ट। कलेजे पर सांप लेटना मुहावरे का अर्थ है। कलेजे पर सांप लौटना दोस्तों इसका मतलब होता है, कह सकते हैं काफी जलन होना या ईर्ष्या महसूस करना किसी के प्रति, उसे बोलते हैं कलेजे पर सांप लौटना। जब कोई व्यक्ति मतलब दूसरे की सफलता पे, जैसे कोई स्टूडेंट है या कोई भी पड़ोस आस पड़ोस से वाले हैं, मान लो कोई सिलेक्ट हो जाता है स्टूडेंट, तो उसके जो पड़ोस वाले हैं उनके कलेजे पर सांप लौट जाता है, इस तरह से रिलेट करके याद कर सकते हो आप। मतलब कि किसी की तरक्की देखकर बहुत दुखी या बेचैन होना। ऑप्शन सेकंड। बिल्ली छत से कूद पड़ी, कौन सा कारक है? अब देखिए दोस्तों, इस वाक्य में बिल्ली और छत के बीच अलगाव की मतलब कि अलगाव मतलब कि सेपरेशन का भाव है, अलग होने का भाव है। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से अलग होती है तो वहां होता है अपादान कारक होता है, और से विभक्ति चिन्ह का यूज किया जाता है। जैसे कि छत से यहाँ पे यूज किया गया है, छत से, तो बिल्ली छत से, तो अलगाव होने का भाव है, मतलब कि यहाँ पे है अपादान कारक। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। श्याम धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे शब्द है। धीरे धीरे चलना, ये चलने की कह सकते हैं, धीरे धीरे क्या बताता है दोस्तों, जो क्रिया है चलना, उसकी, उसके बारे में बताता है, उसके तरीके के बारे में बताता है, यहाँ पे कह सकते हैं। तो ये क्या है, क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण इसको बोला जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, क्रिया विशेषण। जब क्रिया की विशेषता बताई जाए तो वो शब्द होंगे क्रिया विशेषण। यहाँ बताने क्या आएगा, आप डैश दिनचर्या क्या है? आपका दिनचर्या क्या है, आपनी दिनचर्या क्या है, आपकी दिनचर्या क्या है, आपसी दिनचर्या क्या है? तो यहाँ पे आएगा दोस्तों, आपकी दिनचर्या क्या है, आपकी दिनचर्या क्या है। हालांकि बिहार में यूज करते हैं आपका दिनचर्या क्या है ज्यादातर, ठीक है, लेकिन करेक्ट होता है ग्रामेटिकल, आपको ध्यान करना है व्याकरण में करेक्ट क्या होगा, आपकी दिनचर्या क्या है। ऑप्शन थर्ड, हिंदी में जैसे हम पढ़ते हैं, हिंदी में क्या होता है, की लगाते हैं, आपकी दिनचर्या क्या है। आप सुबह डैश क्यों बैठे हैं, यहाँ आएगा, आप सुबह से क्यों बैठे हैं, आप सुबह से क्यों बैठे हैं। से का प्रयोग दोस्तों यहाँ पे उचित है, क्योंकि समय की जो कंटिन्यूअस कैसे निरंतरता सुबह से, इसको बताता है से शब्द बताता है इसको, यहाँ पे व्याकरण की दृष्टि से आना चाहिए। ऑप्शन थर्ड। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? भविष्य काल कौन सा होगा जिससे भविष्य का पता लगेगा, फ्यूचर का पता लगेगा? देखिए मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा दोस्तों, अपने आप में क्या है, भविष्य काल है, करूंगा, ठीक है ना, अभी एक्शन होना बाकी है। मैं मैंने एक पेड़ काट लिया, ये अपने आप में मैंने एक पेड़ काट लिया, ये बीता हुआ है, ठीक है, बीता हुआ समय मतलब भूतकाल है ये। मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, ये भी भूतकाल है दोस्तों। क्रिया मतलब कैसे हैं, अपूर्ण है, काम हुआ नहीं है, करने वाला था मतलब भूतकाल है। मैं आपका आभारी हूँ, वर्तमान काल है। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। निम्नलिखित गंदास के आधार पर दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। वास्तव डैश वह अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है, वास्तव डैश वह अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। यहाँ पे देखो डायरेक्ट बता सकते हो दोस्तों, वास्तव से, वास्तव पर, वास्तव में, तो वास्तव में, ठीक है, वास्तव में वह अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। प्रकृति किससे हार मानती है? इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, जिससे वह अपनी मेहनत से बनाता है। प्रकृति मनुष्य के भाग्य से डरकर नहीं, बल्कि उसके परिश्रम से हार मानती है दोस्तों। किससे हार मानती है? परिश्रम से। ऑप्शन फर्स्ट। ईश्वर ने संसार के सारे रहस्य किसमें छिपा कर रखा है?
अब इसके लिए देखो, ईश्वर ने संसार के सारे रहस्य दोस्तों प्रकृति में छिपाकर रख दिए थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, प्रकृति। अपने भाग्य का निर्माता कौन है? किसकी बात हो रही है यहाँ पे? मनुष्य की बात हो रही है। मनुष्य ने अपने परिश्रम का और प्रयत्न से उन रहस्यों से पर्दा उठा दिया है। जहाँ पे पर्दा डाला हुआ था, मतलब कि प्रकृति ने जो राज छिपा के रखे हुए थे। और ये कहना गलत है कि मनुष्य संसार में आते समय अपना भाग्य लेकर आता है। वास्तव में वह अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। तो यहाँ बात किसकी दोस्तों? मनुष्य की। तो अपने भाग्य का निर्माता कौन है? मनुष्य। ऑप्शन सेकंड। जो लोग डैश पर विश्वास करते हैं वे आलसी हैं। देखिए, प्रकृति मनुष्य के भाग्य से डरकर नहीं बल्कि उसके परिश्रम से हार मानती है। जो लोग दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है, जो लोग भाग्य पर विश्वास करते हैं वे क्या है? आलसी हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, भाग्य। इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? देखिए, चौगुना। चौगुना दोस्तों क्या है अपने आप में? चौगुना क्या है? ये संख्यावाचक विशेषण है। तीन भी संख्यावाचक विशेषण है। कुछ कुछ आएगा परिणामवाचक या कहते हैं अनिश्चित वाचक विशेषण हो सकता है, क्योंकि यह अनिश्चित मात्रा या संख्या को दर्शाता है। कुछ नया क्या है? यहाँ पे नया बताता है कोई चीज नई है, मतलब कि नवीनता को दर्शाता है ये। इसलिए यहाँ पे कह सकते हैं ये है गुणवाचक विशेषण। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? अब उत्कर्ष दोस्तों अपने आप में यहाँ पे क्या है? उत्कर्ष है, यहाँ पे एक संज्ञा है। एक संज्ञा है जिसका अर्थ होता है उन्नति, मतलब समृद्धि, तरक्की करना। और इसका जो विशेषण होगा ये होगा उत्कृष्ट। उत्कृष्ट विशेषण है यहाँ पे, और इसका मतलब होता है उत्तम, श्रेष्ठ। उत्तम, श्रेष्ठ। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। उत्कर्ष जो संज्ञा है, इसका विशेषण क्या है? उत्कृष्ट। एलिमोनी का हिंदी अर्थ है? एलिमोनी दोस्तों ये इंग्लिश का वर्ड है। इसका मतलब होता है गुजारा भत्ता। गुजारा भत्ता या एलिमनी वो होता है, मतलब तलाक होने पर पति जो अपनी पत्नी को देता है आर्थिक सहायता के रूप में, उसे बोला जाता है गुजारा भत्ता, एलिमनी। ऑप्शन थर्ड। सप्रिस्य। सप्रिस्य का विलोम शब्द है? सप्रिस्य का मतलब होता है दोस्तों कोई भी चीज जो छूने योग्य हो, जिसे छुआ जा सके, जिसको छूकर महसूस कर सकते हैं, उसे बोलते हैं सप्रिस्य। और इसका जो इसका इसका विलोम शब्द होगा, इसका अपोजिट जो छूने योग्य नहीं होगा, मतलब जिसको छुआ ना जा सके, जिसको छुआ ना जा सके उसे बोलेंगे। ऑप्शन फॉर एसप्रिसिया। एसप्रिसिया। प्रश्न 42, 42। अज्ञा का विलोम शब्द है? अज्ञा का मतलब होता है न जानने वाला, अज्ञानी, मूर्ख। इसका उल्टा होगा दोस्तों विज्ञ। विज्ञ का मतलब होता है जिसका अर्थ है जानने वाला, ज्ञानी, विद्वान जो होता है उसे बोलते हैं विज्ञ। ऑप्शन फर्स्ट। गौरव का विलोम शब्द है? गौरव का दोस्तों मतलब होता है बड़पन, महत्व होता है। महत्व या कहते हैं बड़पन होना अपने आप में। इसका उल्टा अपोजिट होगा, ये होगा ऑप्शन फर्स्ट, लाघव। लाघव का मतलब लघुता या छोटापन होना। गौरव का जो फिर देखो, गौरवता होता तो लघुता करते हम, लेकिन गौरव है, गौरव को के लिए आंसर करेंगे लाघव का। लाघव, गौरव मतलब कि महत्व, और लाघव मतलब छोटापन। ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, ध्यान रखें गौरव का मतलब क्या होता है? बड़पन, अपने आप में महत्व होना या महत्व होता है। और इसका जो उल्टा होता है वो होता है छोटापन। गौरवता होता है तो फिर हम आंसर आंसर करते हैं लघुता, लेकिन गौरव है फिर आंसर करना आपको लाघव। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। बहिरंग का विलोम शब्द है? बहिरंग का मतलब होता है दोस्तों, बहिरंग का मतलब होता है कोई भी चीज बाहर बाहर से हो, सतही, मतलब सरफेस से कह सकते हैं, सरफेस से रिलेटेड है, सतही, बाहरी। बाहरी रूप से कोई चीज बाहरी, सतही। और इसका जो अपोजिट होगा ये होगा अंतरंग। अंतरंग का मतलब क्या होगा? अंतरंग का मतलब होगा आंतरिक, अंदर से, घनिष्ठ, आंतरिक।
ऑप्शन सेकंड। रिवीजन का अर्थ है, रिवीजन का मतलब क्या होता है आपको पता होगा। रिवीजन का मतलब किसी चीज की दोस्तों कह सकते हैं जांच करना, उसमें चेंजेस करना। रिवीजन का मतलब ये होता है, ठीक है, इंग्लिश में। सेम मतलब होता है यहाँ पे पुनरीक्षण का। पुनरीक्षण का मतलब किसी चीज को दोबारा से मॉडिफाई करना, या कह सकते हैं किसी चीज को दोबारा से वैलिडेट करना, चेक करना, मतलब समीक्षा करना कह सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, पुनरीक्षण मतलब समीक्षा। परीक्षण या समीक्षा कह सकते हैं इसको। ऑप्शन फर्स्ट। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ लहर नहीं है? आपको ध्यान रखना है इसमें लहर के जो पर्यायवाची, लहर मतलब कि दोस्तों तरंग, इसका मतलब क्या होता है, तरंग होता है। उसके साथ साथ जकोरा, और इसके साथ ही तरंग, जकोरा और हिलोर, ये इसके सारे पर्यायवाची हैं। झूलना इसका लहर का अर्थ नहीं है, ये गलत है। राइट आंसर ऑप्शन फोर। कौन सा नहीं है? झूलना नहीं है इसका। बाकी जकोरा, हिलोर, हिलोर, तरंग, लहर के सारे क्या है, पर्यायवाची हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है? दोस्तों गो के जो अनेकार्थी शब्द होते हैं, जैसे कि गाय, नदी, इंद्रिय, ये सब होते हैं। गाय, नदी, इंद्रिय सारे गो के क्या है, ये आपस में अनेकार्थी शब्द हैं। लेकिन गज बोलते हैं हाथी को, इसको बोलते हैं हाथी को, ये इसका अर्थ नहीं है गो का। राइट आंसर ऑप्शन फोर। अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। अब्ज है जो, अब्ज के अनेकार्थी शब्द शंख होता है, चंद्रमा, कपूर, ये सारे दोस्तों इसके क्या होते हैं, अनेकार्थी होते हैं अब्ज के। लेकिन मेघ का मतलब क्या होता है, बादल। मेघ का मतलब बादल, ये अब्ज का अनेकार्थी शब्द नहीं है। मेघ क्या है, बादल का कह सकते हैं। मेघ का क्या होगा, बादल होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। कौन सा शब्द ब्रहा का पर्यायवाची नहीं है? ब्रहा के पर्यायवाची आपको ध्यान रखने हैं। ब्रह्मा के या बरहा के पर्यायवाची आपको ध्यान रखने हैं। शब्द कौन कौन से हैं? ब्रह्मा को दोस्तों कम, कमलासन बोलते हैं, कमलासन भी बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चतुरानन भी बोलते हैं, और चतुर्मुख भी बोलते हैं, मतलब चार मुख। लेकिन चतुर्भुज, चतुर्भुज नहीं है, ये गलत है। राइट आंसर ऑप्शन फोर। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? भ्रमर का दोस्तों, भ्रमर का जिसे बोलते हैं भोरे, भ्रमर का मतलब कहता है भोरे। इसके इनमें से जो पर्यायवाची शब्द है आपको ध्यान रखना है। चंचरिक इसका पर्यायवाची है, सिलीमुख भी है, और मिलिंद भी है। लेकिन सलभ है, इसका पर्यायवाची नहीं है। सलभ इसका दोस्तों पर्यायवाची नहीं है। सलभ का मतलब होता है पतंगा। ऑप्शन फर्स्ट। कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? इंद्र से दोस्तों बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं पर्यायवाची से, आपको ध्यान रखना है। इंद्र का इनमें से पुरंदर, पता ही होगा आपको, इंद्र का पर्यायवाची है। उसके अलावा शक्कर भी होता है, और मघवा भी होता है। लेकिन गणादीप, गणादीप जो पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, ये होता है गणेश का। किसका होता है? गणेश भगवान का होता है ये। राइट आंसर ऑप्शन फोर। कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? दास का मतलब होता है सेवक या नौकर, और इसके जो पर्यायवाची हैं अनुचर, दास का पर्यायवाची होता है। आपको ध्यान रखना है, भृत्य भी होता है, और सेवक भी होता है दोस्तों, लेकिन परिकर नहीं है। परिकर शब्द का अर्थ है परिवार, ये परिवार का है इसका पर्यायवाची, ना कि दास का। ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। परिकर मतलब कि परिवार, समूह, ग्रुप, कमरबंद, बहुत सारे होते हैं इसके। ऑप्शन सेकंड। लेकिन ये दास का पर्यायवाची नहीं है। चिन्ह का नाम क्या है? इस चिन्ह का नाम आपको बताना है। इस चिन्ह का दोस्तों, ये चिन्ह है जो, ये चिन्ह है, इसे बोलते हैं
अनुनासिक या चंद्र बिंदु। क्या बोलते हैं इसको? चंद्र बिंदु बोलते हैं और अनुनासिक भी बोलते हैं। और जब भी हम जैसे कि ध्वनि नाक से और मुंह से जब निकलती है, हम कोई भी शब्द बोलते हैं, तो वहां पे इसका ज्यादातर यूज होता है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड, क्या बोलते हैं इसको? अनुनासिक या चंद्र बिंदु। वह अपना कर्तव्य कर रहा है। इस वाक्य यह वाक्य किस काल में है? अब कर रहा है, इससे दोस्तों हमें बोध होता है कार्य वर्तमान समय में हो रहा है, लगातार कार्य क्या है, चल रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका, ये है तात्कालिक वर्तमान काल। मतलब जहाँ पे लगातार काम हो रहा है, निरंतरता बनी हुई है, तो यहाँ पे होगा तात्कालिक वर्तमान काल, इसको बोला जाता है। ऑप्शन सेकंड, जहाँ पे भी लगा होगा ऐसे रहा है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मैं खाना खाकर सो गया, इस वाक्य में खाकर क्रिया किस प्रकार की है? खाना खाकर सो गया, इसमें क्रिया का रूप है दोस्तों, ये बताता है कि एक क्रिया दूसरी क्रिया के होने से तुरंत पहले पूरी हो गई है। मतलब जो खाकर की क्रिया है, खाकर दोस्तों ये क्रिया है सोने की क्रिया से पहले हुई है। तो इस तरह से यहाँ पे आएगा, पहले मतलब कि पूर्वकालिक क्रिया। ऑप्शन थर्ड, पूर्वकालिक क्रिया। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वह एक विद्वान वह एक महिला विद्वान थी, दोस्तों ये गलत है। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, जो विद्वान का यूज होता है वो पुरुष के लिए होता है दोस्तों, पुरुष के लिए प्रयोग होता है, जबकि विदुषी शब्द स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है। विदुषी तो आएगा ही आएगा, ये ऑप्शन भी बार हो गया। देखो अब इन दोनों में देखते हैं। वह एक विदुषी महिला थी, एक विदुषी महिला थी वह, ये उल्टा अरेंज गलत है, अरेंजमेंट गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही बार हो गए, सब प्राण है, सप्रमाण है, ये ऑप्शन तो दोस्तों वैसे ही बार हो गए। अब वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, वह प्रमाण के सहित है। सहित में क्या है, के ऑलरेडी इसमें ऐड है। सहित मतलब के साथ, इसका मतलब क्या होता है, के साथ, तो के इसमें तो ऑलरेडी है, तो ये इसलिए ऑप्शन ये भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, पहला वाक्य सूद है, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द चुने। मृगधर, मृगधर का आपको पर्यायवाची आपको बताना है कौन सा होगा। बी देखिए, मृगधर, मृगधर का मतलब क्या होता है? मृग का मतलब है हिरण, मृग का मतलब दोस्तों हिरण, और धर का मतलब धारक, धारण करने वाला। और इसका जो शाब्दिक अर्थ निकलेगा मृगधर का, वह व्यक्ति जिसके शरीर पर हिरण का चिन्ह हो, व्यक्ति जिसके शरीर पर क्या हो, हिरण का चिन्ह हो। और दोस्तों जो चंद्रमा है, चंद्रमा में या चंद्रमा पर पौराणिक कथाओं के अनुसार या लोक कथाओं के अनुसार ये दर्शाया जाता है कि इसकी सतह पर हिरण या खरगोश जैसा कोई निशान होता है या धब्बा होता है। तो इसीलिए मृगधर होगा फिर किसका? चंद्रमा का। ऑप्शन फोर, मृग पर्यायवाची शब्द क्या होगा इसका? चंद्रमा होगा मृगधर का, ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द चुने। पराग, पराग का पर्यायवाची बताना है। पराग का जो अर्थ होता है दोस्तों, फूलों का रस, फूलों का रस या धूल होता है, जिसमें क्या होती है, खुशबू होती है। तो इस तरह से इसका जो पर्यायवाची होता है सुगंध। ऑप्शन फर्स्ट, पराग मतलब सुगंध। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द चुने। अंबर, अंबर का पर्यायवाची बताना है। अंबर का देखो आपको आसान है बिल्कुल ही। अंबर का मतलब आसमान, गगन, ये सारे किसके होते हैं? अंबर के। आंसर तो ये हो गया। हवा का मतलब आपको पता ही है। अनल का मतलब दोस्तों आग, भूमि का मतलब धरती। ठीक है, तो यहाँ पे अंबर का मतलब गगन। गगन क्या होगा इसका पर्यायवाची होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द चुने। कमल, कमल का पर्यायवाची इनमें कौन सा होगा? अब इनमें से जैसे कुसुम, पुष्प, परसून, सारे फूल के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन कमल का दोस्तों पर्यायवाची है पुंडरीक। कमल का पर्यायवाची कौन सा इनमें से? पुंडरीक है, ना कि
कह सकते हैं ये सारे किसके हैं? कुसुम, पुष्प, परसूल, ये सारे फूल के पर्यायवाची होते हैं। ऑप्शन 4। कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? घोड़े के दोस्तों पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे कि बाजी घोड़े का पर्यायवाची होता है। उसके अलावा तुरंग भी होता है भी होता है। सारे ये क्या है? घोड़े के पर्यायवाची हैं। लेकिन जो शार्दुल शब्द है, ये पर्यायवाची होता है किसका? शेर का, लोयन का। ऑप्शन 3। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप से अधिक प्रसिद्ध है? आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो ब्रज भाषा है मुख्य रूप से भक्ति काल और रीति काल की काव्य रचनाओं के लिए जानी जाती है, जिसकी वजह से इसको कहा जाता है काव्य भाषा कहा जाता है। काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है। और जिसका यूज किया था कह सकते हैं सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, ये मोस्ट फेमस जो जितने भी राइटर कवि थे, सभी ने इसका पोएट्स थे, सभी ने इसका ब्रज भाषा में अपनी रचनाओं का यूज किया था, या सॉरी अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा का यूज किया था। इसी को काव्य भाषा भी कह सकते हैं हम। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4, काव्य भाषा। कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? बादल का दोस्तों कौन सा है पर्यायवाची नहीं है? देखिए, जलद मतलब कि जल देने वाला, निरद मतलब कि नीर देने वाला, और नीर जल मतलब दोस्तों क्या है? पानी का मतलब होता है, जल ही होता है। तो दोनों का अर्थ है बादल। मेघ का मतलब भी बादल होता है, सामान्य पर्यायवाची ये कह सकते हैं ये। अब बच गया कौन सा? ये बच गया वारिदी। ये बादल का पर्यायवाची नहीं है। इसका मतलब होता है वारिदी मतलब कि समुद्र या सागर। निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? रजनी रात्रि का पर्यायवाची होता है, विभावरी भी और निशी भी, या निशा भी। लेकिन समीर है दोस्तों, रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। समीर का अर्थ होता है हवा या पवन, हवा या पवन होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। अपील का हिंदी अर्थ है? देखो, अपील जो शब्द है दोस्तों, अपील इंग्लिश में जो वर्ड है, जिसका मतलब होता है अपील। अब कोर्ट में जारी की जाती है अपील। अपील का मतलब आवेदन पत्र या याचिका जायर करना। किसी भी कह सकते हैं हाई कोर्ट में, किसी भी ऑफिसर होते हैं जो हाई कोर्ट में कह सकते हैं, जो जस्टिस, चीफ जस्टिस होते हैं, उनके द्वारा दोस्तों कह सकते हैं जो जज होते हैं, उनके द्वारा अदालत से कह सकते हैं किसी भी निर्णय पर दोबारा से रिव्यू लेने के लिए क्या किया जाता है? अनुरोध करने के लिए अपील की जाती है। अनुरोध करने के लिए क्या की जाती है? याचिका दायर की जाती है, अपील किया जाता उसे बोलते हैं अपील करना। याचिका करना मतलब की। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आवेदन पत्र। इसके लिए आवेदन पत्र दिया जाता है। तो ये इस तरह से आप इसको रिलेट करके याद करोगे। कोर्ट से जो हमारे न्यायालय होते हैं उनमें क्या की जाती है? अपील जारी की जाती है, और अपील के तहत याचिका जारी की जाती है। और इसमें किसी अदालत या कह सकते हैं किसी अदालत से या उच्च अधिकारी से किसी निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए अनुरोध किया जाता है, उसके लिए एक पत्र दिया जाता है, आवेदन पत्र। सरल शब्द का विलोम शब्द बताना आपको। सरल शब्द का जो विलोम होगा, अपोजिट होगा, वो कौन सा होगा? देखो, सरल का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज आसान हो। सरल का अपोजिट होगा यहाँ पे कठिन होगा। लेकिन जटिल भी दोस्तों इसका क्या होता है? कह सकते हैं इसका विलोम होता है, लेकिन जो उपयुक्त होगा या अप्रोप्रिएट होगा वो होगा कठिन। सरल का अपोजिट कह सकते हैं विलोम, जो बेस्ट फिट बैठेगा वो बैठेगा कठिन। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। सच शब्द का विलोम, सच का जो अपोजिट होगा दोस्तों आपको पता ही है क्या होगा? झूठ होगा। देखो, सारी स्पेलिंग गलत है, ये ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। नगद शब्द का विलोम, नगद का उल्टा क्या होगा दोस्तों? उधार होगा। ऑप्शन 3। को 12 होना मुहावरे का अर्थ है? आपको ध्यान रखना है, पो 12 होना, देखो ये एक अलग है, जैसे 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। ठीक है, पो 12 होना दोस्तों यहाँ पे इसका आपको ध्यान रखना है अलग से। पो 12 होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत अधिक लाभ होना।
क्या होना? अत्यधिक लाभ होना। ऑप्शन थर्ड। नीम हकीम खतरे जान का अर्थ है। नीम हकीम खतरे जान का अर्थ है। ये एक लोकोक्ति होती है जिसका मतलब होता है, आपको ध्यान रखना है, जिसका मतलब होता है अधूरा या कम ज्ञान दोस्तों क्या होता है, अक्सर हम यूज करते हैं खतरनाक होता है। आधा अधूरा ज्ञान का क्या होता है? खतरनाक होता है। तो कह सकते हैं ऑप्शन फर्स्ट, अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, इसका अर्थ क्या है? देखिए यहाँ से मतलब क्या निकल के आएगा, इसका अर्थ है कि किसी विशेष प्रकार का जो दर्द होता है, अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, उसका दोस्तों जो केवल वही व्यक्ति उसको पूरी तरह से समझ पाता है या समझ सकता है जिसके साथ वो चीज बीतती है, जिसके साथ वो एक्सपीरियंस होता है। तो यहाँ से हम कहेंगे इसका राइट आंसर होगा बेस्ट ऑप्शन फोर, जिस पर बीतती है वही जानता है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है। कौन सा वाक्य है जो आपको बताना है अशुद्ध है? देखिए पहला कहता है काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। तो आपको वाक्य दोस्तों बिल्कुल ही सही लग रहा होगा, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है, काशी है जो मतलब वाराणसी, वो हिंदी में स्त्रीलिंग संज्ञा माना जाता है। क्या माना जाता है? स्त्रीलिंग माना जाता है। तो इसलिए यहाँ पे होना चाहिए काशी सदा से ही भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है, न कि रहा है। क्या माना जाता है? स्त्रीलिंग। पहला ही गलत है, अशुद्ध है, ऑप्शन फर्स्ट। कैवर्त शब्द का तद्भव रूप है। तत्सम का आपको ध्यान रखना है, तत्सम वो होते हैं जैसे कि संस्कृत वाले जो शब्द होते हैं वो होते हैं तत्सम। अब उसके जो हम बनाते हैं, जो हम यूज करते हैं, जो शब्द यूज करते हैं उनकी जगह पे उनको बोलते हैं तद्भव। तद्भव। तो अब कैवर तो संस्कृत का शब्द है दोस्तों, इसका तद्भव कौन सा होगा ये आपको बताना है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसका जो तद्भव होगा ये होगा ऑप्शन सेकंड केवट। इसका तद्भव होगा केवट होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सेकंड। काली घटा का घमंड घटा उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये क्वेश्चन बिहार पुलिस का कोई कांस्टेबल हो दोस्तों, एसआई हो या यूपी पुलिस हो, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन, ये जो लाइन है पूछी जाती है, काली घटा का घमंड घटा, इसमें अलंकार कौन सा है, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, रिपीट होता है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार दोस्तों उसका अर्थ भिन्न हो, अलग हो, मीनिंग अलग हो, तो वहां होता है यमक अलंकार। यहाँ मतलब कि इस कंडीशन में होता है यमक अलंकार। जैसे कि पहले घटा शब्द का अर्थ है बादल, काले बादल, और दूसरे घटा शब्द का अर्थ है यहाँ पे कम होना। काली घटा का घमंड घटना मतलब कम होना, दूसरी बार उसका मतलब कम होना, और पहली बार मतलब काले बादल। इस तरह से जब एक ही शब्द दोस्तों दो या दो से अधिक बार आया और हर बार ही क्या है, मीनिंग अलग है, अर्थ भिन्न है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? इस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कौन सा होता है, यमक अलंकार, ऑप्शन फर्स्ट। बर्मा का विपरीतार्थक शब्द है। अब ब्रह्मा, दोस्तों ब्रह्मा, जो भगवान ब्रह्मा है हम यूज करते हैं, ब्रह्मा, ब्रह्मा का मतलब क्या है? परमात्मा, सर्वोच्च, जो ज्ञान या कहते हैं प्रकाश का प्रतीक हो, एक तरह से कह सकते हैं ज्ञान। इसका अपोजिट क्या होगा फिर? विपरीत अर्थक होगा इसका अज्ञान। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। हल्दी शब्द का तत्सम रूप है। हल्दी शब्द का तत्सम रूप है। अब हल्दी क्या है? अपने आप में तद्भव है। संस्कृत में क्या कहते हैं हल्दी को? संस्कृत में कहते हैं, इसका तत्सम रूप होगा हरिद्रा, ऑप्शन थर्ड। निम्नलिखित शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? अब पहला है संन्यास। संन्यास की दोस्तों वर्तनी क्या है? अशुद्ध है, क्योंकि संन्यास को या तो हम ऐसे लिखते हैं संन्यास, या फिर ऐसे आएगा, दो छोटी न आएंगी संन्यास, ये अशुद्ध है। उसके अलावा प्रत्युपकार, ये भी गलत है। इसकी सही वर्तनी होती है, ये भी गलत है, ये होती है प्र प्रत्युपकार।
प्रत्यु उपकार, ये भी गलत है। कैलाश दोस्तों ये भी गलत है। कौन सी सा आएगी कैलाश में? ये सा आएगी। राइट आंसर होगा जो सही वर्तनी है शुद्ध, वो है दुर्वास्ता। शुद्ध अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अशुद्ध बताना अब की बार, इसमें से अशुद्ध कौन सा है? देखते ही पता लग जाएगा आपको। देखो एकता अपने आप में ठीक है, मतलब आपको आंसर बताना, मतलब ठीक है ये, इसको ऐसे टिक कर देता हूँ। आपको बताना गलत कौन सा है, अशुद्ध कौन सा है। ये शुद्ध है, तात्कालिक भी शुद्ध है, उद्घोष मतलब कि घोषणा, ये भी अपने आप में ठीक है। उपयुक्त दोस्तों ये गलत है। उपयुक्त हम लिखते हैं ऐसे, उप ऐसे लिखते हैं, ये उपरोक्त लिखा हुआ है, ये गलत है। ऑप्शन 4 सरीखा शब्द में विशेषण है। सबसे पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए सरीखा का दोस्तों। ये सरीखा या कह सकते हैं सरीखा का मतलब होता है, सरीखा या सरीखा का मतलब होता है अर्थ में बिल्कुल ही समान, बिल्कुल ही सेम हो, वो चीज सिमिलर हो। तो यहाँ पे जो विशेषण है गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि यहाँ किसी सर्वनाम के गुण या हितकर का बोध होता है, मतलब समानता का बोध होता है। अब यहाँ पे दोस्तों गुणवाचक आएगा यहाँ पे, गणना की बात नहीं है। अब यहाँ पे कोई भी चीज कैलकुलेट करने की बात नहीं है, गणना वाचक तब आता है, ये गलत हो गया। यहाँ पे क्या है, गुणवाचक सिमिलरिटी, समानता। समुदायवाचक जहाँ पे समूह का बोध हो, ग्रुप का बोध हो। कर्मवाचक दोस्तों, कर्मवाचक भी नहीं है, क्योंकि यहाँ किसी ऑर्डर कर्म की बात नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। वह नौकर नहीं आया, वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? तो वह नौकर, ऐसे शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर विशेषण का काम करते हैं उसे बोलते हैं सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं वो। वह नौकर नहीं आया, वाक्य में दोस्तों वह शब्द नौकर संज्ञा से पहले आकर उसकी ओर संकेत करता है और उसकी कह सकते हैं उसके बारे में बताता है, इसलिए यहाँ पे है सार्वनामिक विशेषण है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, इनको बोलते हैं सार्वनामिक विशेषण। तीसरा शब्द में विशेषण है, तीसरा अब अपने आप में क्या बताता है? तीसरा कर्म बताता है, कौन से नंबर का है? तीसरा, तो यहाँ होगा कर्मवाचक विशेषण। जिस पर अनुग्रह किया गया हो, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध एक शब्द है। जिस पर अनुग्रह किया गया हो, देखो लिखे तो सारे आपसे एक ही टाइप के वर्ड लिखे हुए हैं, लेकिन आपको यहाँ से जो दिमाग आपको लगाना है, ये लगाना है कि कौन से की दोस्तों कैसे ग्रामेटिकली व्याकरण व्याकरण रूप में कौन सा सही है अपने आप में। ठीक है, कौन सा सही है? जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे बोलते हैं अनुग्रहित। क्या बोलते हैं? अनुग्रहित बोलते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। ये बाकी सारे के सारे अशुद्ध हैं, व्याकरण रूप से क्या है? अशुद्ध है, ये शुद्ध है। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? आपको ध्यान रखना है, निश्चयवाचक सर्वनाम वो होते हैं जिससे किसी निश्चित संख्या वस्तु का बोध होता है। किसी निश्चित संख्या या वस्तु का दोस्तों क्या होता है? बोध होता है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब इनमें इनमें से निश्चय मतलब कि किसी भी चीज के बारे में जो कंडीशन फिक्स होगी, कह सकते हैं जो भी कह सकते हैं, किसी के बारे में पता चलेगा कि वो चीज निश्चित है, तो ये कौन सा आपको बताना है, वो कौन सा सर्वनाम है जो बताएगा, तो यहाँ पे वो है यह। यह एक कह सकते हैं दोस्तों, संकेत करके हम क्या बोलेंगे, यह निश्चय होता है यहाँ पे कि कह सकते हैं वो चीज वही है, या कह सकते हैं वो व्यक्ति वही है जिसकी तरफ इशारा किया गया है। मतलब जहाँ पे क्या हो, अपने आप में कह सकते हैं किसी का निश्चित होने का, किसी चीज के निश्चित होने का ज्ञान हो, जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या कह सकते हैं निश्चित वस्तु का बोध होने का ज्ञान हो, उसे बोलते हैं निश्चय वाचक सर्वनाम। ऑप्शन 4, और इनमें से कौन सा है? यह है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? इनमें से संज्ञा बताना है कौन सा है। देखिए, क्रुद्ध, इनमें से दोस्तों क्रुद्ध या कह सकते हैं क्रोधित, इनका अर्थ है गुस्से में या जिसे गुस्सा आया हो, जो किसी व्यक्ति की अवस्था या गुण को बताता है, मतलब जिसको ऑलरेडी वो एक्शन में है, उसी उसी एक्शन में है, किसमें? गुस्से में। तो ये संज्ञा नहीं है, ये गुण बताते हैं, कह सकते हैं ये विशेषण हो सकते हैं, ना कि संज्ञा।
अब क्रोधी, दोस्तों क्रोधी होता है गुस्सा करने वाले को बोलते हैं क्रोधी। यह भी एक गुण या स्वभाव है। लेकिन क्रोध है दोस्तों, यहाँ पे क्रोध शब्द एक क्या है, भाववाचक संज्ञा है, ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। लक्ष्मण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया। अब बहुत परिश्रम किया, इसके लिए आपको मुहावरा बताना है। बहुत परिश्रम करना दोस्तों, इसके लिए एक मुहावरा होता है, एड़ी चोटी का जोर लगाना। मतलब किसी कार्य को पूरा करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देना, पूरा अपनी जी जान से प्रयत्न करना किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, टेढ़ी चोटी का जोर लगाना। निषेध का विलोम है। निषेध का बोर्ड आपने लगा देखा होगा कि यहाँ जाना वर्जित है, यहाँ जाना निषेध है। मतलब किसी काम को दोस्तों मना करना, क्या करना कह सकते हैं। निषेध का अर्थ होता है किसी कार्य को करने की मनाही या पाबंदी। यहाँ पे इसका अपोजिट होगा विधि। विधि का अर्थ है उचित, उचित तरीके से कोई कार्य 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 करना कह सकते हैं। इसको यूज किया जाता है, कानूनी तौर पे यूज किए जाते हैं वर्ड निषेध और विधि। मतलब लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इन जो शब्द है इन दोनों का यूज किया जाता है। अब स्वीकार स्वीकृत स्वीकार यहाँ पे फिट नहीं बैठेगा, तो इसका जो फिट बैठेगा विलोम ये है विधि। ऑप्शन फर्स्ट। नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है। नेत्री का मतलब होता है दोस्तों महिला नेता, महिला नेता। और नेता का मतलब आपको पता ही है, पुरुष नेता के लिए यूज करते हैं। इसका जो पुलिंग होगा ये होगा नेता। ऑप्शन फर्स्ट। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुलिंग है, उसे बताइए। पुलिंग बताने इनमें से कौन सा है। बुढ़ापा, जड़ता, दया, घटना। अब देखो ये क्या है, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है। बुढ़ापा क्या होता है, पुलिंग होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा। गीदड़ का दोस्तों, गीदड़ का स्त्रीलिंग होता है यहाँ पे ऑप्शन थर्ड, आपको याद करना है गीदड़ी। ऑप्शन थर्ड। स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। स्त्रीलिंग इनमें से कौन सा है, देखो धर्म, दीपक, कुटिया, नृत्य। अब अपने आप में दोस्तों कुटिया क्या है, स्त्रीलिंग है इसमें। ऑप्शन थर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग बताना आपकी बार कौन सा है। मूर्खता, निद्रा, सुंदरता, कपट। देखिए इसमें सुंदरता है दोस्तों, उसकी सुंदरता सबको मोह लेती है। मूर्खता, उसकी मूर्खता स्पष्ट दिखाई देती है। उसे गहरी निद्रा आ गई है, निद्रा को कह सकते हैं। तो ये सारे क्या है, स्त्रीलिंग है। लेकिन कपट क्या है, कपट है जी पुलिंग। ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है ना, कह सकते हैं उसका कपट पकड़ा गया। तो कैसे यूज होता है, ये पुलिंग की तरह यूज होता है। कौन सा शब्द विशेषण है। पात्र, खर्च, निपट, चुपचाप। विशेषण उसे कहते हैं वो शब्द जो दोस्तों किसी किसी संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बताएंगे। अब इनमें से वो शब्द है निपट। निपट शब्द है विशेषण है दोस्तों, क्योंकि ये इसका प्रयोग किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए किया जा सकता है। जैसे कि निपट मूर्ख बोलते हैं हम, निपट अकेला बोलते हैं। जबकि पात्र है जो, पात्र क्या है, अपने आप में संज्ञा है। पात्र क्या है दोस्तों, संज्ञा है अपने आप में। और हर्ष क्या है, संज्ञा या क्रिया के रूप में हो सकता है इसका यूज। चुपचाप क्रिया विशेषण होता है, क्रिया विशेषण है ये अपने आप में। शब्द विशेषण कौन सा है, कौन सा शब्द विशेषण है, निपट। यथारुचि में समास है, जहां पे दोस्तों अवयव हो। अब यथा क्या है, इसमें अवयव है। तो यहाँ पे जो समास होगा अवयवी भाव समास होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। यथारुचि शब्द में अवयवी भाव समास होगा, क्योंकि इसमें प्रथम पद क्या है, यथा एक अवयव है। और रुचि मतलब कि रुचि के अनुसार। अवयव, अवयवी भाव समास का आपको ध्यान रखना है। पहला पद प्रधान होता है और समस्त पद का अवयव बन जाता है।
देव जो महान है, यह किस समास का उदाहरण है? को जो देव जो महान है, ये किसके लिए आता है दोस्तों? देव जो महान है उसे बोलते हैं महादेव, भगवान शिव, महादेव। ये मतलब तीसरे शब्द को बताता है, एक तीसरे पद को दर्शाता है। इस कंडीशन में होता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास मतलब एक ऐसा समास जहां समस्त पद किसी तीसरे व्यक्ति की ओर संकेत करता है, तो उस कंडीशन में दोस्तों क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। लेकिन अगर यहाँ पे होता महान है जो देव, तो फिर होता है यहाँ पे कर्मधारय समास। क्योंकि कर्मधारय में क्या होता है? महान है, जैसे कि महान है जो देव में पहला पद विशेषण होगा महान, और दूसरा पद दोस्तों विशेष्य जो क्या है? देव। तो इस कंडीशन में अगर पहला पद क्या हो? पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद क्या हो? विशेष्य हो, तो वो होता है कर्मधारय समास। तो लेकिन यहाँ पे क्या है? देव जो महान तीसरे पद की तरफ इशारा हुआ है, तो यहाँ पे जो होगा महादेव, मतलब कि कौन सा समास होगा जब भी तीसरे पद की तरफ संकेत होगा? बहुप्रिय समास। वह नायिका जो अपनी पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, वह है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है, प्रोसित प्रतीका। ऑप्शन फर्स्ट। मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों जो मीनाक्षी है, मीनाक्षी शब्द का अर्थ होता है मीन, मछली जैसी आंखों वाली। और ये नाम देवी पार्वती दुर्गा का एक विशेषण है। देवी पार्वती दुर्गा का एक विशेषण है। यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, पर्यायवाची होगा दुर्गा, इसका सही पर्यायवाची होगा मीनाक्षी का। सुंदरी दोस्तों एक कह सकते हैं सामान्य विशेषण है, कोई नाम नहीं है। मछली इसका कह सकते हैं मीन शब्द का एक हिस्सा है, लेकिन पूर्ण शब्द का पर्यायवाची नहीं है। और लक्ष्मी, लक्ष्मी एक अलग देवी का नाम है। तो इस तरह से मीनाक्षी दुर्गा का पर्यायवाची है, या दुर्गा मीनाक्षी का पर्यायवाची कौन सा है? दुर्गा। ऑप्शन सेकेंड। प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद है। प्रति प्रत्युपकार को लिखते हैं प्रति प्लस उपकार, प्रति प्लस उपकार। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, ये है इसका सही संधि विच्छेद। और संधि कौन सी है यहाँ पे? यान संधि है। नमस्ते का सही संधि विच्छेद है। नमस्ते को दोस्तों सही संधि विच्छेद कैसे करेंगे? विसर्ग आएगा, विसर्ग संधि होगी यहाँ पे। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। देखो विसर्ग प्लस ते, नम प्लस ते, नमस्ते। और ये एग्जाम्पल है विसर्ग संधि का, ठीक है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड। एनलमेंट का हिंदी अर्थ है। दोस्तों ये वर्ड है जो यूज होता है जुडिशरी लाइन में, जुडिशरी में यूज होता है इसका। जैसे कि कोर्ट में एनलमेंट का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना? रद्द करना। रद्द करना, जैसे कि कह सकते हैं अमान्य घोषित करना किसी चीज को, किसी विवाह को, शादी ब्याह को अमान्य घोषित करना, रद्द करना। तो मतलब कैंसिलेशन करना, ठीक है। और इसका जो हिंदी में इसको बोलते हैं विलोपन। विलोपन का मतलब ये होता है किसी चीज को क्या करना दोस्तों? विलोपन मतलब कि कैंसिल करना, रद्द करना, किसी चीज को शून्य करना, अमान्य घोषित करना। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट। अब अदालत का मतलब आपको पता ही है क्या होता है? कोर्ट। अपील, अपील का मतलब आपको पता है? अपील दोस्तों रिक्वेस्ट करना, ठीक है, अपील जारी करना। तो इसका मतलब अपील का मतलब क्या निकल गया था? रिक्वेस्ट। मतलब किसी के प्रति क्या करना? कोई गुजारिश करना। फैसला या फैसले, डिसीजन कह सकते हैं, जजमेंट कह सकते हैं, फैसला कह सकते हैं इसको हिंदी में। तो ये अलग वर्ड है। तो एनलमेंट का मतलब विलोपन, किसी चीज को क्या करना? अमान्य घोषित करना।